हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पायल, हर्षिता, जय श्री कृष्ण, सिद्धार्था। कोशिश है कि जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं, और क्लासेस होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है। मैं बढ़िया हो यार। देखो, बनेंगे क्वेश्चंस अभी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस बनेंगे। और मैंने एक बात और आपको समझाई थी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन इतिहास में बहुत अलग आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अलग आते हैं। ठीक है। तो उनको आप कंपेयर मत कीजिए। हमने जैसा कहा कि आपको जो बेसिक प्रश्न है वो बनने चाहिए, मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न है वो बनने चाहिए, और मुझे ये लगता है कि अधिकांश एमसीक्यू जो है वो आपसे अटेम्प्ट हो रहे होंगे। ठीक। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे चीज़ों को, हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपसे प्रश्न भी लगातार बनते जाएंगे। ठीक है। तो बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा और समय दीजिए, धीरे धीरे करते चीजें होती जाएंगी। ठीक। थैंक यू निधि, थैंक यू। चलिए, तो पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि कल हमने आपको कौन सा प्रश्न दिया था, और फिर हम उस प्रश्न का पहले मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, और मॉडल आंसर डिस्कस करने के बाद हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, सेकंड कर्नाटक वॉर की बात करेंगे। ठीक। प्रश्न क्या था, एक बार प्लीज आप लोग बताएं। ये मैं टीम से पूछ करके आपको जरूर बताऊंगा। एक बार प्रश्न बताइए कि क्या प्रश्न दिया था हमने आपको। ये भी आप एक बार टीम से पूछेंगे, मोहम्मद उवैस, तो शायद आपको पता चल जाएगा। आएगा समझ में, अभी हम डिस्कस करेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, परेशान मत हो आप लोग। क्वेश्चन बताइए बस मुझे एक बार। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यूरोपीय शक्ति विस्तार। प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों के विस्तारवाद हेतु मार्ग प्रशस्त किया, समझाइए। ठीक है। ठीक। हाँ, ये मैं करता हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ जल्दी। ठीक है, मैं टीम से बात करके करता हूँ। चलिए, तो प्रश्न हमने ये दिया था। क्वेश्चन आ गया है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसने यूरोपीय शक्तियों के विस्तारवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ये समझाना था आपको। तो अल्टीमेटली हमें बताना है कि इसके प्रभाव क्या है, प्रभाव पर यहाँ पर बात हो रही है। और फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत स्पेशली जो सेंट थॉमे का बैटल हुआ था, या अडियार का युद्ध हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न एक कथन के रूप में पूछा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों के विस्तारवाद हेतु मार्ग प्रशस्त किया। तो पहले आप ब्रीफ में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बताएंगे, यहां से आप शुरू करेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत के कर्नाटक, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, वहां पर उसकी डेट बताएंगे। इस डेट को फ्रांस और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। फिर आप इसके कारण बता देंगे, रीजन बता देंगे। ओके।
सबसे प्रमुख इसमें आप सेंट थॉमे का युद्ध बता देंगे, उसमें भी 3 चीजें, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक। और फिर आप ये भी बता देंगे एक इसमें कि इस युद्ध का अंत एक्स-ला सापेल की संधि के माध्यम से हो गया, परंतु इसके भारत पर दूरगामी प्रभाव हुए। और जब आप दूरगामी प्रभाव बताएंगे, फिर आपको क्या करना है, जो कथन मैंने कल आपको लिखवाए थे, जो मैंने प्रभाव वाले कथन आपको लिखवाए थे, एक तो प्रभाव आपको लिखवाया था, और फिर मैंने आपको अलग अलग इतिहासकारों के कथन लिखवाए थे, जिसमें ओरमे का कथन आता है। इसके अलावा आप देखें, ओरमे के अलावा तो मेलिसन का कथन आता है, डॉडवेल का कथन आता है। उन कथनों के द्वारा आप इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो पहले पेज में आप कारण लिख पाएंगे, दूसरे पेज में सेंट थॉमे का बैटल, फिर थोड़ा सा ये इंट्रो कि इस युद्ध का अंत तो एक्स-ला सापेल की संधि के माध्यम से हो गया, परंतु इसके भारत पर दूरगामी प्रभाव हुए, और फिर वो लिखेंगे। और फिर आप कंक्लूजन में लिख रहे होंगे, इसके बाद लगातार यूरोपीय शक्तियों ने बंगाल, मैसूर, पंजाब इत्यादि पर अधिकार कर लिया और विस्तारवाद के चरण को पूरा किया। इस तरह से आपको आंसर लिखना था। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो ये आपको टेस्ट करते हैं कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। पर ध्यान दीजिए, जो प्रश्न में पूछा गया है पहले तो वो बता दो, फिर आखिरी में ये बता दो कि किससे इसने भारत में विस्तारवाद के लिए कार्य शुरू किया। तो अब मुझे बताइए, कितने लोगों ने लिखा था, और लिखा था तो किस हद तक आप मेरे उत्तर के करीब पहुंच पाए हैं, बताएं एक बार कमेंट करके। फिर हम अगले टॉपिक को शुरू करेंगे, सेकंड कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है उसकी भी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कंक्लूजन में वॉल्टेयर का कथन मत लिखो यार, मत लिखो, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं करेगा दोस्त। ठीक है सौरभ, वो कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अनुपमा कह रहे हैं 60%, किरण 70%, ऐसा ही कुछ लिखा है। ओके। ठीक है। ठीक। तो अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क या खुद की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कि जब मैंने आपको ये समझाया, ये इंट्रो जिसमें आप बताएंगे कि कर्नाटक कहाँ पर है और प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ, इसके कारण, बीच में सेंट थॉमे का युद्ध डाल दीजिए। फिर ये डाल दीजिए कि इस युद्ध का समापन एक्सला सापेल की संधि के माध्यम से हुआ, लेकिन इसके निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव हुए, उन प्रभावों को लिख दीजिए कथन के साथ, और आखिरी में एक कंक्लूजन बनाइए, बहुत अच्छा कंक्लूजन, कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युद्ध ने यूरोपियों की विस्तारवाद का मार्ग प्रशस्त किया, और कालांतर में बंगाल, मैसूर, पंजाब इत्यादि पर यूरोपीय शक्तियों का अधिकार होता गया। ओके। तो इस तरह से आपको शुरू करना है, वो एक तरीका होगा इसको लिखने का, या अप्रोच होगी इसको लिखने की। तो अब आपकी ड्यूटी क्या होगी, कि अगर कल आपने अच्छे से नहीं लिखा, तो आज आप उसे और बेहतर करके लिखेंगे। देखिए, आंसर राइटिंग के बारे में एक चीज है दोस्तों, आंसर राइटिंग के बारे में ये बात नहीं होती कि आपने कितने प्रश्न लिखे हैं। आंसर राइटिंग एक आर्ट है ना। और आर्ट के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि आर्ट में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। लेट्स अज्यूम कि आप क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग करते हुए आप यॉर्क डालना चाहते हैं, तो एक बार यॉर्क डालने से परफेक्ट नहीं होगी, बार 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 आपको उस गेंद की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के आप वो गेंद डाल पाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह आपकी ये पढ़ाई है। आज ही इस जवाब को दोबारा लिखिए, अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो इसको तीसरी बार भी लिखिए, जब तक कि आपको ये ना लगने लगे कि अब सर मुझे लगता है कि मेरी इस पर कमांड स्थापित हो चुकी है। ठीक है। तो कल हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में सारी बातें लिख ली थी, आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपनी हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, हेडिंग लगाइए, और पहले समझना है जैसा हमने किया, और फिर आपको लिखना है, पहले समझना है और फिर आपको लिखना है। ठीक। तो सभी लोग हेडिंग लगाए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वॉर।
अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो एक बार समझें कि इसमें कितने टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे युद्ध के कारण की, कि आखिर किन कारणों से युद्ध हुआ है। हम पहले डिस्कस करेंगे रीजंस, ठीक। कारणों के बाद हम चर्चा कर रहे होंगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कोर्स ऑफ वॉर, ठीक है। हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम की बात करेंगे। कोर्स ऑफ वॉर के बाद हम परिणाम तथा पांडिचेरी की संधि डिस्कस करेंगे। रिजल्ट एंड ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ठीक है। रिजल्ट एंड ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। फिर हम चर्चा करेंगे डुप्ले की वापसी, डुप्ले का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ डुप्ले, ठीक। इतने भागों में बांट करके हमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पढ़ना है। ये लिख लीजिए, बना लीजिए पहले। सेकंड कर्नाटक वॉर में सबसे पहले हम इसके रीजन को समझेंगे। उसके बाद हम कोर्स ऑफ वॉर अर्थात महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें अंबूर का घेरा, मद्रास का घेरा और त्रिचनापल्ली, अंबूर का घेरा, त्रिचनापल्ली का घेरा और आरकाट का घेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में भी जान रहे होंगे। फिर हम परिणाम की चर्चा करेंगे, रिजल्ट क्या रहा, और पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध खत्म होगा। याद रखिए, जो पहला युद्ध है दोस्तों, वह किसके द्वारा खत्म हुआ था? तो जो पहला युद्ध है वह समाप्त हुआ था एक्सला सापेल की संधि के द्वारा, दूसरा पांडिचेरी की संधि के द्वारा, और तीसरा जब हम पढ़ेंगे तो वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होगा। इसके बाद आप देखें डुप्ले की वापसी होगी, बीच में ही डुप्ले को बुला लिया जाएगा। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पर कूटनीति का सहारा लेंगे। डुप्ले क्या कर रहा था कि फ्रांसीसी सरकार को पूरी बात नहीं बताता था, डुप्ले आधी बात बताता था। तो अंग्रेजों को ये पता चल गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये बात ब्रिटेन तक पहुंचाई, और ब्रिटेन में जो फ्रांस के एजेंट थे ये बात उन तक पहुंची और चुगली कर दी। मतलब सीधी सी बात मैं इसको क्या कहूंगा कि अंग्रेजों ने डुप्ले की चुगली कर दी। अब जैसे ही ये बात फ्रांसीसी सरकार को पता चली, उन्होंने बीच में ही डुप्ले को वापस बुला लिया। अब आप सोच के देखिए, डुप्ले जैसा गवर्नर तो बहुत लंबे समय से भारत में था, उसे भारत की परिस्थितियों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। युद्ध चल रहा है, अभी संधि नहीं हुई है, और ऑल ऑफ अ सडन आपने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेयू को नया गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। तो अंग्रेजों को माना जाता है कि ये अंग्रेजों की एक महान कूटनीतिक सफलता थी, ये ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही इम्पैक्टफुल क्या कहें डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। ओके, डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी कि उन्होंने डुप्ले को इतना कन्विंस करा दिया कि डुप्ले यहां से वापस चला जाए। अंडरस्टूड? तो ये भी हमें समझना होगा कि ये डुप्ले की वापसी क्यों हुई। फिर मूल्यांकन, ये मैं आपको बस समझाऊंगा, और कुछ एक पैराग्राफ होगा जो मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो इसमें बस हमें ये पढ़ना है कि डुप्ले के अच्छे काम क्या रहे, डुप्ले के बुरे काम क्या रहे, और उसका मूल्यांकन, मतलब आखिरी में डुप्ले की असफलता के कारण क्या रहे। प्रथम युद्ध में जो डुप्ले को सफलताएं मिली, वो दूसरे युद्ध में वो रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाया, उसने कैसे कौन कौन सी गलतियां की, इन सभी बातों को लिखते हुए हम इस युद्ध को भी समाप्त करेंगे, इस युद्ध के बारे में जानेंगे। चलिए, तो अब पहले समझेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, कर्नाटक युद्ध के कारण। पहली हेडिंग आपकी इसमें आएगी टॉपिक में। सेकंड कर्नाटक वॉर,
कारण। पहले समझे, अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है, पहले समझना है। चले, तो देखो सबसे पहला कारण वही रहेगा दोस्तों जो हम कई बार समझ चुके हैं। पहला कारण हमेशा वही होगा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक तो शत्रुता, एनिमिटी, और शत्रुता के अलावा व्यापारिक, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तो ये मुझे लगता है कि सभी लोगों को अब क्लियर होगा, ट्रेडिंग मोनोपोली वॉर। ठीक है, ये मुझे लगता है अब सब लोगों को क्लियर होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि चाहे आप यूरोप में देख लो, चाहे भारत में देख लो, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से बेहद नफरत कर रहे हैं। हर जगह इनकी शत्रुता है, हर जगह इनकी एक दूसरे से एनिमिटी है। और दूसरी बात जो हमने पिछले युद्ध में आपको समझाई थी कि जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार जमाना चाहती हैं, वो इंडिया में अपनी ट्रेडिंग मोनोपोली को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, और यही कारण अगले युद्ध के लिए भी जिम्मेदार होगा। अब लेकिन इसका मुख्य कारण समझिए, ठीक है, इसका मुख्य कारण इस बार दोस्तों भारतीय परिस्थितियां हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस बार जो युद्ध हो रहा है यह भारतीय परिस्थितियों के कारण हो रहा है, ये इंडियन सिचुएशंस के कारण हो रहा है। ठीक है, भारतीय परिस्थितियों के कारण हो रहा है, इंडियन सिचुएशन के द्वारा हो रहा है। और कैसे? तो इस बार क्या होगा कि हैदराबाद में, हैदराबाद में और दूसरी ओर कर्नाटक में, हैदराबाद में और दूसरी ओर कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत होगी। पहले वाले युद्ध में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, इस बार एक युद्ध हैदराबाद में हो रहा है जिसमें हैदराबाद के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक युद्ध कर्नाटक में हो रहा है जिसमें कर्नाटक के दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, दोनों के बीच में सक्सेशन वॉर हो रहा है। अब पहले युद्ध से ब्रिटिश और फ्रांस दोनों समझ चुके थे कि भारत के आंतरिक मामलों में या भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके परिस्थितियों का फायदा लिया जा सकता है, और उन्होंने यही किया। इस बार उन्होंने एक एक ग्रुप पकड़ लिया। तो हम ये कह सकते हैं, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, कि फ्रांस और अंग्रेज दोनों ने ही क्या किया, इसमें हस्तक्षेप किया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो एक लाइन में आप जवाब दे रहे होंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों वह है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा हस्तक्षेप करना, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो कि सर एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, तो हैदराबाद में, हैदराबाद जान ही रहे हैं हम कहां पर है, हैदराबाद का जो शासक था, शासक, उसका नाम है निजाम। ओके, तो निजाम की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों, निजाम की क्या हो चुकी है, मृत्यु। तो हैदराबाद का शासक है निजाम, और निजाम की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही निजाम की मृत्यु हुई तो अब एक सवाल खड़ा हो गया, एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हैदराबाद का अगला शासक कौन बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए तीन चार पार्टियां अपने अपने नाम लेकर के आ गई। सबसे पहले इसमें जो पहला नाम आया वो था नासिर जंग। और नासिर जंग जो है वो निजाम का पुत्र है। और दूसरा नाम इसमें आया मुजफ्फर जंग। तो ये दो लोग हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो चुके हैं, और ये नासिर जंग का भांजा है। अलग अलग जगह लिखा है, तो एक जगह इसमें लिखा हुआ है कि ये नासिर, नासिर जंग का भांजा है। ओके,
अब यहां पर यह बात समझिए कि हैदराबाद में दो अलग अलग पार्टियां हैं। एक पार्टी है नासिर जंग जो अगला नवाब बनना चाहता है, और दूसरी पार्टी है मुजफ्फर जंग जो अगला नवाब बनना चाहता है। अब पहले कर्नाटक की स्थिति भी समझ लो। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक में हुई है दोस्तों। ऐसी ही स्थिति कहां पर हुई है? कर्नाटक में हुई है। ठीक है, कर्नाटक में भी बिल्कुल यही चलेगा। तो अब ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन कर्नाटक में क्या हो रहा है। तो कर्नाटक में भी दो पार्टियां हैं। कर्नाटक में एक पार्टी है अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन और दूसरी पार्टी है चंदा साहब। ठीक है, इसमें अनवरुद्दीन का बेटा भी शामिल है। इसमें अनवरुद्दीन का बेटा भी शामिल है, मोहम्मद अली। और चंदा साहब का बेटा भी शामिल है, रजा खान। रजा। तो अब आप सिचुएशन समझ लो दोस्तों, बहुत ध्यान से सिचुएशन समझ लो, मैप के थ्रू भी समझ लो एक बार कि क्या हो रहा है। तो अगर ये भारत का नक्शा है तो यहां पर कर्नाटक है, बोलो यस और नो। और यहां पर इस क्षेत्र में ये पूरा हैदराबाद है। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे एक बेसिक सी बात बताई है, और बेसिक बात यह बताई है कि हैदराबाद में दो पार्टियां हैं। एक पार्टी कौन सी है दोस्तों? नासिर जंग। ठीक है, और दूसरी पार्टी कौन सी है? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। ये दोनों किसका नवाब बनना चाहते हैं? बोलो, कमेंट करके आंसर दो। ये दोनों हैदराबाद का नवाब बनना चाहते हैं। और वहीं कर्नाटक में भी दो पार्टियां हैं। एक है अनवरुद्दीन और उसका बेटा मोहम्मद अली, ये साथ में है। और दूसरा है चंदा साहब और उसका बेटा रजा। बस। और यहां दोनों जगह ब्रिटेन और फ्रांस के लोग बैठे हुए हैं। वो इसी एक सिचुएशन की तलाश कर रहे थे कि कब उन्हें इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिले, और ये मौका फाइनली उन्हें मिल गया। अब दोनों क्या करेंगे? अपनी अपनी साइड को चुन लेंगे और उस साइड को सपोर्ट करेंगे और उसके बिहाफ में खुद युद्ध लड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने भी अपनी पार्टी को चुना। अंग्रेजों ने दो लोगों को चुना। अंग्रेजों ने ठीक अंग्रेजों ने सबसे पहले नासिर जंग का समर्थन किया यहां पर। ठीक है, और कर्नाटक में उन्होंने समर्थन किया मोहम्मद अली और अनवरुद्दीन का। दूसरी ओर फ्रांसीसी किसको चुनेंगे? तो फ्रांसीसियों ने दोस्तों मुजफ्फर जंग को चुना। फ्रांसीसियों ने समर्थन किया। ओके, और यहां पर फ्रांसीसियों ने किसको समर्थन दिया? चंदा साहब और रजा खां। चंदा साहब और रजा। अब आप देखो, एक युद्ध कर्नाटक में चलेगा जिसमें नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ेंगे। सॉरी, एक युद्ध हैदराबाद में चलेगा जिसमें नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। और एक कर्नाटक में चल रहा है जिसमें अनवरुद्दीन और चंदा साहब हैं। और इनके सपोर्टर याद रखिएगा दोस्तों। तो अब फ्रांस और ब्रिटेन ने अंततः भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और इसी भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। तो एक शब्द तो बड़ा क्लियर है सर कि हर जगह ये युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हो रहा है, क्योंकि पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर की वजह से हुआ था, और ये जो दूसरा युद्ध है ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हो रहा है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपना अपना एक एक अधिकारी चुन लिया है और उसी को सपोर्ट करने के लिए वे युद्ध में उतर आए हैं। तो ये युद्ध का प्रमुख कारण है दोस्तों। मुझे बताएं कि यहां तक बात क्लियर है, फिर हम चीजों को लिख रहे होंगे। ठीक, इसमें एक छोटी सी तंजौर की घटना भी है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस मैं आपको लिखवा दूंगा। बताइए एक बार, क्लियर है? यस और नो? मैप के द्वारा भी बता दिया मैंने आपको ताकि और चीजें स्पष्ट हो जाएं।
क्लियर? चलिए एक सेकंड दीजिए, फिर हम लिखवाना शुरू करते हैं आपको। एक सेकंड देंगे उसको। चलिए लिखना शुरू करें। तो हेडिंग आपने ऑलरेडी लगा ली होगी। ठीक है, हेडिंग लगाना है आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण। चलिए लिखें, बताएंगे एक बार मुझे, तैयार हैं आप लोग लिखने के लिए? चलिए लिखें, शुरू करें। देखिए कि लिखेंगे इस तरीके से कि पहले मैं आपको इंट्रो बोल रहा हूं, तो अगर मान लो ये आपकी कॉपी है तो पहले इस तरह से आप इंट्रो लिखेंगे, और फिर जब मैं कारण बोलूंगा तो इस तरह से कारण लिखेंगे। लिखना शुरू करें। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ब्रैकेट में डेट 1749 से 1754, ठीक है, ब्रैकेट में डेट लिखो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और वर्तमान आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, वर्तमान आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के भूभाग में, के भूभाग में हैदराबाद, हैदराबाद के उत्तराधिकारों, उत्तराधिकारियों, हैदराबाद के उत्तराधिकारियों, कौमा कर्नाटक के उत्तराधिकारियों, कर्नाटक के उत्तराधिकारियों, कौमा ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी तथा तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य, तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़ा गया, लड़ा गया, जिसके जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखिए। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ब्रैकेट में डेट लिख दीजिएगा 1749 से 1754। देखिए, सेकेंड कर्नाटिक वॉर was fought among, was fought among successors of Hyderabad, comma successor of Karnataka, successor of Karnataka, comma British Company and French Company, and French Company at Hyderabad
एंड प्रेजेंट डे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। Followings are the reasons. Followings are the reasons behind the war. Followings are the reason behind the war. ठीक, चलिए अब पहला कारण लिखिए। इस युद्ध का वास्तविक कारण, इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों, इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पुरानी शत्रुता थी, पुरानी शत्रुता तथा व्यापारिक प्रतिद्वंदता थी। इस युद्ध का प्रमुख कारण फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के मध्य पुरानी शत्रुता एवं प्रतिद्वंदता थी, पुरानी शत्रुता एवं प्रतिद्वंदता थी, जिसके तहत वे ना सिर्फ एक दूसरे पर, जिसके तहत वे ना सिर्फ एक दूसरे पर, जिसके तहत वे ना सिर्फ एक दूसरे पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, एक दूसरे पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे, बल्कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार भी कायम करना चाहते थे, बल्कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार भी कायम करना चाहते थे। लिखिए, पहला पॉइंट इंग्लिश में लिखिए। द मेन रीजन बिहाइंड दिस वॉर was traditional enmity and trading competition between French and English, They both wanted to establish their supremacy on each other. They both wanted to establish their supremacy on each other, and also acquire trading monopoly on Indian trade. Also acquire trading monopoly on Indian trade. ठीक, तो इसका वास्तविक कारण है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। तंजौर की समस्या ने अगला पॉइंट लिखेंगे बी। तंजौर की समस्या ने भी इस युद्ध को बढ़ावा दिया, फुल स्टॉप, और इसी में लिखते जाएंगे 1738 में फ्रांसीसी गवर्नर 1738 में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा, ऐसे लिखते हैं ड्यूमा, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा ने
तंजौर के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था और कराईकल की बस्ती, और कराईकल की बस्ती प्राप्त की थी। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 1738 में फ्रांस गवर्नर ड्यूमा ने तंजौर के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था और कराईकल की बस्ती प्राप्त की थी। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह 1749 में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने तंजौर के, अंग्रेजों ने तंजौर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके देवी कोटाई, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, ये लिखा है देवी कोटाई नामक, नामक स्थान प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी अंग्रेजों का विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी कॉमा लगा के अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तो तंजौर में भी छोटा सा सक्सेशन वॉर हुआ था बहुत पहले। 2 बार वहां पर उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। पहली बार तंजौर में 1738 में सक्सेशन वॉर हुआ था और उस युद्ध में अल्टीमेटली फ्रांसीसियों ने भाग लिया, उसमें फ्रेंच ने पार्टिसिपेट किया और फ्रांसीसियों ने उसमें भाग लेकर के कराईकल को प्राप्त कर लिया, जो भारत की आजादी तक फ्रेंच बस्ती बनी रहेगी। फिर दूसरा युद्ध तंजौर के अंदर 1749 में होता है। तो इस बार फ्रांसीसियों ने उसमें भाग नहीं लिया, लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स ने उसमें भाग लिया और ब्रिटिशर्स ने देवी कोटाई नाम का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। तो पता है फ्रांसीसी क्या कहने लगे? फ्रांसीसी कहने लगे कि ये गलत है, आप भारत के राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने लगे। तो अंग्रेज कहते हैं ठेंगा दिखा दिया ऐसा ऐसा करके। क्यों नहीं कर सकते भाई? शुरुआत तो आप ही ने की थी, हम तो इसे बस आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत किसने की थी? फ्रांसीसियों ने की थी। तो बस दोनों के बीच में प्रतिद्वंदता बढ़ गई और दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगे। अब तीसरा कारण लिखिए दोस्तों, तीसरा कारण लिखिए, लिखें तीसरा और अंतिम कारण। इस युद्ध का, इस युद्ध का तात्कालिक, तात्कालिक कारण, इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों, अंग्रेजों तथा, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के द्वारा कर्नाटक व कर्नाटक एवं, कर्नाटक एवं हैदराबाद, कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार, उत्तराधिकार युद्धों में हस्तक्षेप करना था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के द्वारा हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्धों में, उत्तराधिकार युद्धों में, उत्तराधिकार युद्धों में हस्तक्षेप करना था। अच्छा मुझे बताइए, तंजौर वाला पॉइंट मैंने इंग्लिश में बोला कि नहीं बोला? शायद नहीं बोला है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं। पहले तंजौर वाला पॉइंट लिखिए इंग्लिश में, सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था वो इंग्लिश में लिखिए। दी तंजौर, दी तंजौर succession battle, the Tanjore succession battle was also, was also the Tanjore succession battles, Tanjore कर लेना उसको, the Tanjore succession battle was also
was also responsible for was also responsible for this war. फुल स्टॉप, आगे लिखिए. इन 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 1738, कॉमा लगा के, इन 1738 फ्रेंच गवर्नर ड्यूमा फ्रेंच गवर्नर ड्यूमा participated, और ऐसा लिखो, फ्रेंच गवर्नर ड्यूमा intervened French governor Dumas intervened in Tanjore's succession battle Tanjore's succession battle and and he got Karaikal and he got Karaikal as a gift and he got Karaikal as a gift. Full stop. Then in 1749 then in 1749 Britishers intervened Britishers intervened in another succession war of Tanjore. In another succession war of Tanjore, comma, Britishers got Devi Kotai as gift. Devi Kotai as gift. Devi Kotai as gift. Full stop. Further, it was opposed by French. Further, it was opposed by French. ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट मैंने हिंदी में बोल दिया है, लिखिए इंग्लिश में लिखिए. The immediate reason behind this war, the immediate reason behind this war was intervention of French and English intervention of French and English in the succession war of Karnataka and Hyderabad, which can be understood by following flowchart. Which can be understood by following flowchart. हिंदी में लिखिए, जिसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है. जिसे निम्न रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है. और जैसे ही आपने ये लिखा इस तरह से बना दीजिए. चलिए अब आप एक चित्र बनाएंगे. अगर एग्जाम में भी आए तो एग्जाम में भी आप ये चित्र बनाएंगे. ठीक है. ठीक, तो एक चित्र है.
ठीक, एक वाला एक हिस्सा हो गया इसका। ओके, कर्नाटक के नवाब दोस्त अली थे, उनका बेटा था अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। ठीक है, तो अनवरुद्दीन कर्नाटक के जो नवाब हैं दोस्त अली खान, उनका बेटा है, और अनवरुद्दीन का बेटा कौन है? मोहम्मद अली। ठीक, दूसरी ओर चंदा साहब हैं, जो नवाब दोस्त अली के नवाब दोस्त अली के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं, मतलब बहनोई हो गए एक प्रकार से अनवरुद्दीन के। और इनका बेटा है रजा खान। ठीक, अब इसमें समर्थन लिखना है आपको कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। मैं यहां आप लिखिएगा आप अब सही तरीके से, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अंग्रेजों द्वारा समर्थित, सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ये वाला, यहां लिख रहा हूं लेकिन मैं, ठीक है, जगह नहीं क्योंकि फ्रांसीसियों फ्रांसीसियों द्वारा समर्थित। ठीक है, तो अब आप देखो ये युद्ध चल रहा है, तो ये डायग्राम आप कभी भी बनाएं, इवन एग्जाम में भी आपको ये डायग्राम बनाना है, अगर एग्जाम में कभी भी ये आता है, बिकॉज ये डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना, कि एक्चुअल में हैदराबाद में फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कर्नाटक में फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप कर्नाटक युद्ध के कारणों के बारे में लिखेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इस डायग्राम को किस तरह से बनाना चाहते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू गाइस। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए और फिर हम आगे की कहानी को समझते हैं कि ये कारण हो गए, कारण के बाद मुख्य घटनाएं क्या रही, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या रहे। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं, ये अलग अलग थे। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि निजाम के एक बेटे को अंग्रेज समर्थन कर रहे हैं, वहीं निजाम का जो दूसरा बेटा है सलावत खान, वो फ्रांसीसियों के साथ जाकर के मिला है, क्योंकि उसे भी नवाब बनना है ना। ठीक है, और नासिर जंग के रहते वो नवाब तो बन नहीं पाता, इसीलिए निजाम का दूसरा बेटा जो सलावत खान है वो फ्रांसीसियों से जाकर के मिल जाएगा। हाँ, दोस्त अली लिखा है, वो दोस्त अली कर्नाटक वाले क्षेत्र में। ठीक, मैं एक एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं अगर आपको दिक्कत जा रही है। ये हैदराबाद लिखा हुआ है, यहां पर नासिर जंग जो कि निजाम का बेटा है, यहाँ सलावत खान जो कि निजाम का छोटा बेटा है, मुजफ्फर जंग जो कि नासिर जंग का भांजा है। ठीक है, इन दोनों को फ्रांस समर्थन मिल रहा है और नासिर जंग को अंग्रेजों का समर्थन मिल रहा है। कर्नाटक में एक तरफ अनवरुद्दीन है जो कि नवाब दोस्त अली का बेटा है। याद रखिएगा, दोस्त अली कर्नाटक के नवाब थे, जिस तरह निजाम हैदराबाद के नवाब थे, दोस्त अली कर्नाटक के नवाब थे। तो अनवरुद्दीन दोस्त अली का बेटा है और अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली है दोस्तों, और इन्हें अंग्रेजों का समर्थन मिल रहा है। चंदा साहब ये दोस्त अली के दामाद हैं, सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान।
इसके बेटे का नाम, चंदा साहब के बेटे का नाम रजा खान है और इन्हें फ्रांसीसियों का समर्थन मिल रहा है। दे आर गेटिंग द फ्रेंच सपोर्ट। ये पूरी कहानी है, ये पूरी स्टोरी है फ्रांसीसी युद्ध के पहला जो युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ उसकी ये कहानी है। ठीक, अब इसमें 4 घटनाएं हैं जो हमें समझना है कि ये चारों घटनाएं किस तरह से घटती हैं, और इन चारों घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। पहले मुझे बताएं कि आपने लिख लिया है। देखिए मैंने बोल भी दिया है, मैं अब थोड़ा बड़ा लिखता हूं, लेकिन क्या है कि बन नहीं पाता एक ही उसमें, इसलिए मुझे छोटा लिखना पड़ा। अरे कैसी बात कर रहे हो डीएस, मैं आपसे कहूं कि आप सीएम बन जाइए, आप छोड़ेंगे इस पद को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नवाब बनना है भाई, राजा बन रहे हो आप, ठीक है। आप क्यों कर रहे हो? आप आगे जाकर के डेप्यूटी कलेक्टर बनोगे और प्रमोट होकर के कलेक्टर बनोगे, क्यों कर रहे हो? मत करो भैया, पूरी कहानी तो इसी बात की है डीएस। या सभी लोग, सत्ता की लड़ाई, ठीक है। चलो लिख लिया आपने, तैयार हैं आप लोग? मैंने बोल दिया है आलोक, देखिए मैंने बोल दिया है आलोक और सूर्य। मैं और कोशिश करता हूँ इससे भी बड़ा लिखने की, पर मैं साथ में बोल दिया है तो थोड़ा सा आप लोग भी समझेंगे इस बात के लिए, है ना, क्योंकि मुझे एक ही पीपीटी में इतना कंटेंट लिखना है, अदरवाइज वो डायग्राम नहीं बन पाता। ठीक, अब थोड़ा ये समझे कि आगे के घटनाक्रम क्या है। बिल्कुल टीजीटी के लिए बहुत काफी है ये। ठीक, चलो अब आगे के घटनाक्रम को आप समझेंगे कि आगे घटनाक्रम क्या होता है। ये तो हमने कारणों के बारे में समझ लिया, ये तो हमने रीजंस के बारे में समझ लिया। अब आगे के घटनाक्रम के बारे में समझना, तो अब हमें सेकंड, जो अभी आपको सिर्फ समझना है, फिर मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा। दूसरा जो है वो है युद्ध का घटनाक्रम। इसे कहा जाता है कोर्स ऑफ द वॉर। क्या कहा जाता है? कोर्स ऑफ द वॉर कहा जाता है, युद्ध का घटनाक्रम। तो देखिए ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा, इस बारे में जरा आप समझने का प्रयास करें। तो इसमें 4 घटनाएं होंगी। पहली घटना इसमें होगी अंबर का, कई किताबों में इसे अंबूर लिखा जाता है, एक ही बात है, अंबूर का युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि 1749 में ही होगा, बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर के युद्ध के बाद दूसरा यहां पर होगा हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व, फ्रेंच सुप्रीमेसी ऑन हैदराबाद। तीसरी इसमें जो घटना होती है दोस्तों, वो है त्रिचनापल्ली का घेरा, वो है त्रिचनापल्ली का घेरा, फेंसिंग ऑफ त्रिचनापल्ली, ठीक है। और चौथा इसमें आता है मद्रास का घेरा, फेंसिंग ऑफ मद्रास। तो ये 4 बड़ी घटनाएं होंगी इस युद्ध में। जैसा हमने पहला कर्नाटक युद्ध देखा था, तो पहले कर्नाटक युद्ध में हमें क्या देखने के लिए मिला? पहले कर्नाटक युद्ध में हमें देखने के लिए मिला कि अल्टीमेटली एक ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे हमने सेंट थॉमे का युद्ध कहा था, जिसे हमने क्या कहा था? सेंट थॉमे का युद्ध कहा था। अब हम समझते हैं कि आखिर ये तीनों किस तरह से हुए, किस तरह से ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बैटल ऑफ अंबूर के बारे में समझिए, पहले समझना है सिर्फ आपको। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है, तो उस युद्ध के बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध होते हैं। तो उसी में एक पहला युद्ध हुआ अंबूर का युद्ध। तो आखिर अंबूर कहां पर है दोस्तों? तो अंबूर वेलार के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? वेलार के पास स्थित एक जगह है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसके बीच में हो रहा था? तो इसमें एक तरफ फ्रांसीसी थे, इसमें एक तरफ
फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी किसे समर्थन दे रहे हैं? तो ये कर्नाटक में चंदा साहब को समर्थन दे रहे हैं, और चंदा साहब ने अपनी मदद के लिए मुजफ्फर जंग को भी मिला लिया था। तो बेसिकली जो लोग फ्रांसीसियों के द्वारा समर्थित थे, चाहे वो कर्नाटक में हो या हैदराबाद में हो, वो एक साथ आ गए। और दूसरी ओर इस युद्ध में कौन था? तो दूसरी ओर इस युद्ध में था कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन। दूसरी ओर कौन था इसमें? कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ। क्यों हुआ? तो कारण आपको पता है, उत्तराधिकार। कारण आप जानते हैं कि सक्सेशन वॉर है। अब जब यह युद्ध हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम, तो दोस्तों इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन की इसमें डेथ हो गई। जो इसका पुत्र है, अनवरुद्दीन का जो पुत्र है मोहम्मद अली, वो त्रिचनापल्ली भाग गया। वो कहां भाग गया? त्रिचनापल्ली। वो त्रिचनापल्ली भाग गया, भाग करके, ठीक है। और अंततः अब कर्नाटक में किसका शासन होगा? तो कर्नाटक नवाब अब कौन बन गया? तो अब कर्नाटक नवाब बना चंदा साहब। और चंदा साहब किसके पक्ष में थे? फ्रांस। तो अब हम कह सकते हैं कि किसका दबाव हो गया कर्नाटक के ऊपर? कर्नाटक के ऊपर दबाव हो गया फ्रांसीसियों का। तो ये पहला युद्ध है जिसमें फ्रांसीसियों की जीत हो रही है। पहला युद्ध जिसे हम अंबूर का युद्ध कह रहे हैं या अंबर का युद्ध कह रहे हैं। अगस्त 1749 में एक तरफ अनवरुद्दीन है और दूसरी ओर फ्रांसीसी है, मुजफ्फर जंग है और चंदा साहेब है। इनके बीच में युद्ध हुआ। अनवरुद्दीन को हरा दिया। अनवरुद्दीन को हरा करके उसे मार डाला, जबकि अनवरुद्दीन का जो बेटा है मोहम्मद अली, वो भाग करके त्रिचनापल्ली चला गया और कर्नाटक का अगला नवाब चंदा साहब बन गया। और जैसे ही चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक पर अब फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब इस बात को समझे जरा कि एक पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है और उस पार्टी का नाम है नासिर जंग। नासिर जंग को इसके बारे में पता ही नहीं। तो अब हम दूसरी घटना की ओर आ रहे हैं और दूसरी घटना है हैदराबाद पर फ्रांस का प्रभुत्व। कैसे इस घटना तक हम पहुंचेंगे ये समझिएगा। कर्नाटक पर फ्रांस का प्रभुत्व हो चुका है, अब हैदराबाद पर फ्रांस का प्रभुत्व कैसे होगा ये समझें, ठीक है, ध्यान दें। तो जैसे ही इस बात की जानकारी नासिर जंग को मिली, जो कि इस समय कौन है दोस्तों? जो कि इस समय हैदराबाद का नवाब है, अभी तो है ही कम से कम। तो जैसे ही उसे ये जानकारी मिली कि अनवरुद्दीन को मार दिया गया है और चंदा साहब जो है वो कर्नाटक का अगला नवाब बन गया है। अब याद कीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि कर्नाटक कहने को एक स्वतंत्र राज्य है लेकिन वह हैदराबाद के अंदर आता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक हैदराबाद का ही एक हिस्सा है, हालांकि वो स्वतंत्र रूप से अपना शासन करता है। तो जैसे ही नासिर जंग को यह पता चला कि कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया है, नासिर जंग अपनी सेना लेकर के पहुंच गया और सेना लेकर के वो पहुंचा और उसकी लड़ाई किससे हुई? तो उसका युद्ध हुआ मुजफ्फर जंग से। किससे उसका युद्ध हुआ? उसका युद्ध हुआ मुजफ्फर जंग से। और दोस्तों इसमें मुजफ्फर जंग हार गया और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया गया, इसे प्रिजनर बना लिया गया। ठीक, अब फ्रांसीसियों को पता चला। देख रहे हो लड़ाई, कितनी इंटरेस्टिंग लड़ाई हो रही है कि अभी ऐसा है कि जैसे मान लो मैं तुम्हारा बहुत सख्त पावरफुल दोस्त हूं और अपनी लड़ाई किसी तीसरे से चल रही है, तो मैं थोड़ा खाना खाने के लिए गया, इतने में वो आया और तुमको कूट करके चला गया। फिर हमें पता पड़ा कि अरे हमारे दोस्त तो भैया तुम, और तुम्हें कूट दिया गया, तो फिर हमारी दोबारा पिक्चर में एंट्री होगी, है कि नहीं? तो अब फ्रांसीसियों को पता चला कि मुजफ्फर जंग को कूटा जा चुका है, मुजफ्फर जंग को धर लिया गया है। ओके, तो फ्रांसिस में एक गवर्नर था, एक सेना कमांडर था और उस कमांडर का नाम है
बुस्सी, बस्सी मत लिखना, बुस्सी। ठीक है, कमांडर का नाम क्या है? बुस्सी। तो बुस्सी नाम का एक कमांडर था, ये अपनी फ्रांसीसी सेना लेकर के मुजफ्फर जंग की मदद करने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही ये मदद करने के लिए पहुंचा, इसने क्या किया दोस्तों, इसने नासिर जंग को मार डाला, नासिर जंग को मार डाला, और मुजफ्फर जंग को, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का, हैदराबाद का नवाब बना दिया। अब आप देखो कहानी, और इस तरह से हैदराबाद पर भी फ्रांस का अधिकार हो गया। तो पहले उन्होंने अंबूर के युद्ध में जीत करके चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया, तो कर्नाटक भी फ्रांसीसियों की पकड़ में। और दूसरा, उन्होंने हैदराबाद वाले युद्ध में नासिर जंग को मार डाला, नासिर जंग को मार डाला दोस्तों, और नासिर जंग को मार करके मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का अगला नवाब बना दिया। तो अब आप सिचुएशन समझो, फ्रांस कितना खुश है शुरुआत में कि हैदराबाद भी उसकी पकड़ में आ गया और कर्नाटक भी उसकी पकड़ में आ गया। और ये डुप्ले की एक महान सफलता मानी जाती है, ये डुप्ले का एक बहुत ग्रेट विक्ट्री मानी जाती है। तो सर अब तो क्लियर है सर, जीत ही गए हैं युद्ध फ्रांसीसी, तो अब क्या ही आगे होगा? नहीं, पर पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर के पहले हाफ में विलेन जीत सकता है, लेकिन दूसरे हाफ में विलेन को हारना पड़ेगा। लेकिन यहां विलेन कहना सही नहीं है, हमारे लिए तो दोनों विलन है, ठीक है। पर ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगली कहानी समझो। इतना कुछ हो गया, अब मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी। हमने आपको छोटी सी बात यह बताई थी, पहले समझे। तीसरा जो घटना है वो है त्रिचनापल्ली का घेरा। वो क्या है दोस्तों? त्रिचनापल्ली का घेरा, फेंसिंग ऑफ त्रिचनापल्ली, इसको ह्यूमन फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। त्रिचनापल्ली का घेरा। तो हमने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जब अंबर का युद्ध हुआ, जब अंबर का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में जो अनवरुद्दीन था, ये तो चला गया था, ये तो मौत हो गई थी। पर अनवरुद्दीन का एक बेटा है, और बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अली। बेटे का नाम क्या है दोस्तों? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली भाग करके कहां चला गया था? तो ये भाग करके त्रिचनापल्ली चला गया। अब ये होती है फालतू की लालच, ठीक। फ्रांसीसी और चंदा साहब दोनों को ये लगने लगा, दोनों को ये लगने लगा कि हमें मोहम्मद अली को समाप्त करना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें मोहम्मद अली को समाप्त करना होगा। कहा कि क्यों समाप्त करना होगा? इसलिए समाप्त करना होगा मोहम्मद अली को कि हो सकता है कि आने वाले समय में मोहम्मद अली क्या कर ले दोस्तों, मोहम्मद अली क्या कर ले कि दोबारा से हम पर अटैक कर दे। तो ये एक सोच निकल करके आई कि हमें अब मोहम्मद अली को समाप्त करना होगा। ये कहानी दोनों के बीच में है। फ्रांसीसी भी चाहते हैं और चंदा साहब भी चाहते हैं कि मोहम्मद अली को समाप्त कर दिया जाए, ठीक। अब इस बात को समझे, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो अब तक एक पार्टी जिसकी एंट्री नहीं हुई है, उसकी एंट्री होना बाकी है, और वो पार्टी है ब्रिटिशर्स। अंबूर के युद्ध में उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्हें ज्यादा पता भी नहीं चला। हैदराबाद वाले युद्ध में भी वो पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है, पता नहीं कर पाए पार्टिसिपेट परिस्थितियों की वजह से। लेकिन अब वो स्टेबल हो चुके हैं और अब वो पार्टिसिपेट करने की स्थिति में हैं। तो अब उन्होंने खेल खेलना शुरू किया। सबसे पहला काम ब्रिटिशर्स ने यह किया कि अंग्रेजों ने सैंडर्स के नेतृत्व में, सैंडर्स एक उनका अधिकारी है, गवर्नर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सैंडर्स के नेतृत्व में, जो कि मद्रास का गवर्नर है, मद्रास गवर्नर, उन्होंने त्रिचनापल्ली में एक सेना भेज दी, एक सेना भेज दी। और ये सेना किसको सपोर्ट कर रही है? तो ये सपोर्ट कर रही है दोस्तों मोहम्मद अली को। ये किसे सपोर्ट कर रही है? मोहम्मद अली को,
ठीक। तो त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने एक सेना भेज दी, और इसी बीच में अंग्रेजों ने एक डिप्लोमेसी भी कर दी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। अंग्रेजों ने क्या किया, डुप्ले की चुगली कर दी। डुप्ले की चुगली कर दी। डुप्ले की चुगली कैसे कर दी? हमने आपको शुरुआत में एक कहानी सुनाई थी कि डुप्ले जो काम करता था उसके बारे में वो बताता नहीं था, उसके बारे में आधी अधूरी बात बताता था। क्या बताता था? आधी अधूरी बात बताता था। तो फ्रांस की सरकार को, तो डुप्ले आधी बात बताता था फ्रांस की सरकार को। तो ब्रिटेन के लोगों को यह पता चल गया कि अरे, डुप्ले तो अपना सच छुपा रहा है। और दोस्तों, ये खतरनाक स्थिति होती है। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति में मत फंसना कि कोई आपको ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, छोटी छोटी स्थितियां तो चलती रहती है, नोक झोंक चलती रहती है, पर बड़ी कभी भी ऐसी स्थिति में मत फंसो कि कोई भी व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर सके। ठीक। तो डुप्ले के बारे में चुगली कर दी अंग्रेजों ने। अंग्रेज गए फ्रांस के एजेंट के पास और कहा कि देखो, डुप्ले ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन तुम्हें ऐसा ऐसा बताया है। फ्रांस के जो एजेंट था उसने ये बात फ्रांस की सरकार को बता दी। फ्रांस की सरकार ने कुछ ना देखा ना समझा, उन्होंने डुप्ले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और डुप्ले से कहा, आओ तुम वापस आ जाओ। ठीक है। और डुप्ले को वापस बुलाना पूरे फ्रांसीसी इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाता है। मेलिसन लिखते हैं कि अगर डुप्ले 2 साल और भारत का गवर्नर जनरल बन के रहता तो बंगाल और भारत पर अंग्रेज नहीं फ्रांस का अधिकार होता, क्योंकि डुप्ले कई बार युद्ध हारते हुए भी उसको जीत करके आया है। तो इसीलिए डुप्ले को बुलाना बहुत बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, न सिर्फ भारत में के फ्रांस इतिहास में, बल्कि इंटायर फ्रेंच हिस्ट्री में। रिटर्न ऑफ डुप्ले इज कंसीडर्ड टू बी अ बिगेस्ट ब्लिंडर बाय फ्रेंच। और फ्रांसीसी गलती करने में हमेशा से आगे रहे हैं, वो उनकी आदत है गलती करना। ठीक। तो डुप्ले को वापस बुला लिया जाएगा, डुप्ले की चुगली हो जाएगी। पर अभी डुप्ले थोड़े दिन बाद जाएगा, एक काम और होगा अभी डुप्ले को जो करना है उसके बारे में और समझें। तो अब कहानी क्या हो गई? ठीक। कहानी क्या हो गई? कहानी ये निकल करके आ गई कि अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को सपोर्ट दे दिया। अब जैसे ही इस बात की जानकारी फ्रांस को लगी, तो फ्रांस ने एक सेना लेकर के, और इसमें चंदा साहब भी शामिल है, फ्रांस और चंदा साहब ये दोनों एक सेना लेकर के त्रिचनापल्ली की ओर निकल पड़े। और बहुत समय तक दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। अगर आप एक फिल्म देखे हैं, आई गेस वो फिल्म है पद्मावत। ठीक है। अगर आप पद्मावत फिल्म देखे हैं तो उसमें राजा का जो महल होता है उसके बाहर बहुत दिनों तक वो विलन बैठा रहता है, रणबीर सिंह बैठा रहता है। ठीक है। बहुत लंबे समय तक बैठा रहता है, अटैक नहीं करता। तो इसी को हम घेरा बनाना बोलते हैं दोस्तों। तो यहां पर भी क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे, बहुत अटैक नहीं हुआ। अब कर्नाटक में स्थिति कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि कर्नाटक का जो चंदा साहब नवाब है और फ्रांस की सेना है वो त्रिचनापल्ली पहुंच चुकी है। इसी बात का फायदा किसने उठाया? इस बात का फायदा उठाया रॉबर्ट क्लाइव। अब पिक्चर में एक नया व्यक्ति आ चुका है, रॉबर्ट क्लाइव। तो चौथी और आखिरी घटना होगी कर्नाटक या आरकट का घेरा। आरकट क्या थी? राजधानी कर्नाटक की, मैं लिखवाया है आपको। आरकाट का घेरा, ये आखिरी घटना होगी। ठीक है। तो अभी कर्नाटक की आर्मी कहां पर है? तो फ्रेंच और कर्नाटक आर्मी अभी मूल रूप से कहां पर है दोस्तों? तो ये मूल रूप से अभी त्रिचनापल्ली में बैठी हुई है। तो इसी बात का फायदा उठा करके अल्टीमेटली क्या किया दोस्तों, जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने अर्काट पर घेरा डाल दिया, अर्काट को चारों ओर से घेर लिया। ठीक है। अब जैसे ही इसने अर्काट पर घेरा डाला तो चंदा साहब के पुत्र रजा खान ने रॉबर्ट क्लाइव पर आक्रमण कर दिया
और दोनों के बीच में कहा जाता है कि युद्ध नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव बैठा रहा एक जगह पर, एक जगह रजा खान बैठा रहा, और 52 दिनों तक कुछ युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को यह पता था कि मेरे पास सेना कम है। मेरे पास क्या है दोस्तों? मेरे पास सेना कम है, मेरे पास बहुत कम आर्मी है, और मैं इस आर्मी के साथ इसे नहीं जीत पाऊंगा, इस युद्ध को नहीं जीत पाऊंगा। फिर अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों कि 1751 में इसी साल 1751 में एक और युद्ध होता है, और इस युद्ध में एक तरफ फ्रांसीसी हैं और दूसरी ओर चंदा साहब हैं, और एक तरफ अंग्रेज हैं दोस्तों। ठीक है, एक तरफ कौन है? अंग्रेज। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाएगी, और इस युद्ध के बाद कर्नाटक पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होगा और हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित होगा। तो यहां पर भी हमें यह देखने के लिए मिलता है दोस्तों, अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी क्षेत्रों में जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा फ्रांसीसियों को फंसाया, जबरन उनसे कर्नाटक छुड़वाया, वो उन्हें त्रिचनापल्ली तक ले गए। जैसे ही वो कर्नाटक से गायब हुए, रॉबर्ट क्लाइव और मेजर लॉरेंस ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें फ्रांस और चंदा साहब की सेना की हार हो गई, और अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है दोस्तों वो फैल गया कर्नाटक में। तो हैदराबाद किसके पास आया? हैदराबाद अल्टीमेटली फ्रांसीसियों के पास आया, जिसका नवाब उन्होंने मुजफ्फर जंग को बना दिया था, और मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलावत जंग को बना दिया था। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक किसके पास आया दोस्तों? तो कर्नाटक का क्षेत्र अंग्रेजों के पास आया, जिसका नवाब उन्होंने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को बना दिया था। तो ये चार बड़ी घटनाएं हैं, और इसी घटनाओं के साथ इस युद्ध की समाप्ति होगी। आखिरी में 1755 में पांडिचेरी की संधि की जाएगी, और उस संधि के द्वारा फिर इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये युद्ध भी हम कह सकते हैं कि अनिर्णायक रहा, इनकंक्लूसिव रहा, पर एक क्षेत्र फ्रांस को मिला और दूसरा क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। पर कहीं ना कहीं इसमें जो अंग्रेज हैं उनकी सर्वश्रेष्ठता झलक करके आई, क्योंकि अंग्रेज पूरी बाजी हार चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने चीजों को दोबारा से कैप्चर कर लिया। तो ये चार घटनाएं हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस युद्ध के परिणाम की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। ये मैंने मद्रास लिख दिया था गलती से यहाँ पर, ये मद्रास नहीं है। चले तो लिखना शुरू करें, महत्वपूर्ण घटनाएं। और महत्वपूर्ण घटना में पहली घटना लिखिए, अंबूर का युद्ध। ठीक, पहली घटना लिखिए, अंबर या अंबूर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबूर। चलिए लिखेंगे। चलिए बताइए, एक बार शुरू करें लिखना। बिल्कुल। देखिए, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ एकता, ठीक है, और आप अभी पढ़ रहे हैं इसलिए। तो मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ यार, तो मेरे दिमाग में है। बाकी आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको इतना याद जरूर हो जाएगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक, चलिए लिखें। पहला पॉइंट, पहली है इसमें हेडिंग लगाएं, प्रमुख घटनाओं में। महत्वपूर्ण घटनाओं में पहला पॉइंट, अंबूर या अंबर का युद्ध। चलिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरह से लिखेंगे। लिखिए इसमें,
3 अगस्त, पहला पॉइंट लिखिए, 3 अगस्त 1749 को, 3 अगस्त 1749 को बेलौर के निकट, 3 अगस्त 1749 को बेलौर के निकट स्थित अंबूर में चंदा साहब, फ्रांस तथा मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया तथा इस युद्ध का आरंभ हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कारण कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध। परिणाम मैं बोल दूंगा अभी, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए पहले 2 पॉइंट, परिणाम मैं आपको बोल दूंगा अभी। लिखिए, दिस बैटल, पहला पॉइंट लिखिए, दिस बैटल वॉज फॉट एट अंबूर situated near Belor on on 3rd August 1749 फुल स्टॉप। और लिखिए, it was fought between joint army of फ्रांस, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग, ऐसा लिखिएगा डैश लगा के, फ्रांस, चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग एंड नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, रीजन। तो रीजन वही है दोस्तों, सक्सेशन वॉर ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। परिणाम लिखिए दोस्तों, इसमें कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली
उसका पुत्र मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया। परिणाम स्वरूप, इसी में लिखिए, परिणाम स्वरूप कर्नाटक पर फ्रांस समर्थित, परिणाम स्वरूप कर्नाटक पर फ्रांस समर्थित चंदा साहब का अधिकार हो गया, चंदा साहब का अधिकार हो गया और चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को और चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप पांडिचेरी के निकट, उपहार स्वरूप पांडिचेरी के निकट 80 गांव प्रदान किए, 80 गांव प्रदान किए। इंग्लिश में लिखिए, द नवाब ऑफ कर्नाटक, रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट द नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन, द नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन was killed, नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन was killed and his son Muhammad Ali flew to Trichinopalli, comma, thus Karnataka was captured by चंदा साहब ब्रैकेट में सपोर्टेड बाय फ्रेंच। फर्दर चंदा साहेब gifted 80 villages near Pondicherry, 80 villages near Pondicherry to French as a gift, ठीक। अगली हेडिंग लगा लीजिए बी, जिसके बारे में हम कल लिखेंगे। हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभुत्व, फ्रेंच सुप्रीमेसी ऑन हैदराबाद, ठीक है, इसके बारे में कल लिखेंगे। तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। कल आपसे मिलते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध को लेकर के, थर्ड कर्नाटक वॉर को लेकर के। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जो पीडीएफ मैं डाल रहा हूँ उस पीडीएफ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू रीड दैट पीडीएफ, जस्ट गो विद योर नोट्स। जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, इसी नोट्स को अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका काम बच जाएगा, ठीक है। उस पीडीएफ को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और बाकी प्रश्न लगाते रहिए, क्वेश्चंस लिखते रहिए। कल मैं फिर आपको 1-2 प्रश्न दूंगा लिखने के लिए, तो उनको आप लिखिएगा ध्यान से। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।